हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझते हैं पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, कार्मिक प्रशासन। ये लोक प्रशासन का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इम्पोर्टेंट तो हर चीज़ होती है जो हम लोग पढ़ते हैं। खैर, तो अब कार्मिक प्रशासन क्या है? देखो, कार्मिक प्रशासन है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कर्मचारी हैं वो किस तरीके से रिक्रूट होके आएंगे, अगर हम आसान भाषा में कहें तो वो किस तरह से रिक्रूट होके आएंगे, उनकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, उसके बाद उनके रिक्रूटमेंट के बाद उनकी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद उनकी जॉब, जॉब के समय पे इन सर्विस ट्रेनिंग, मतलब जब तक उनका रिटायरमेंट होगा साथ के साथ में अपग्रेडेशन जो चलता है, राइट। ये है पूरा का पूरा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। उनको जिस ऑर्गेनाइजेशन में लिया गया है उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उनकी ट्रेनिंग, उनको डील किन लोगों के साथ करना है, ठीक है। तो ये होता है पूरा का पूरा कार्मिक प्रशासन, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या है, जैसे आम जनता, पीपल, उनको हमें रिसोर्स बनाना है, जैसे मैंने डायग्राम में बताया, ठीक है। तो पीपल, उनको सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ रिक्रूट करना, उसके बाद प्रॉपर उनका एजुकेशन, मतलब उनका सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ में रिक्रूटमेंट और उनका पूरा डेवलपमेंट, अगर हम कहें तो उनके साथ में प्रॉपर उनका एजुकेशन और रिक्वायर्ड जो ट्रेनिंग है वो, अगर ये सब दे ही जाए तो वो जो पीपल, एक जनता जो है, वो कन्वर्ट हो जाती ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, मतलब मानव संसाधन, जिसको कार्मिक रिसोर्स या संसाधन या पर्सनल रिसोर्स भी कहा जाता है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन वो सक्सेसफुल तभी हो सकती है जब उसमें मैन पावर जो है वो बहुत अच्छी हो। जैसे मैन पावर जो है वो डिपेंड करती है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, वो किस तरीके से है। और डेवलपमेंट का मतलब होता है जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका नॉलेज इनकलकेशन, नॉलेज उनका कैसा है, उसको स्किल्स क्या हैं उनके पास, एप्टीट्यूड उनका क्या है काम के प्रति, जनता के प्रति। और ये जो मैन पावर है और उसके साथ में प्लस क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुल होती है जब ये चीज़ें काम कर रही हों। जैसे बहुत सारे, जैसे टाटा ग्रुप पुराना है बहुत, लेकिन वो आज भी सक्सेसफुली रन कर रहा है। कारण क्या है? ये चीज़ें, एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका मैन पावर किस तरीके का है, स्किल्स किस तरीके से उसमें डेवलप की गई हैं, और समय के साथ में उसका अपग्रेडेशन, राइट। और साथ में क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप जो है वो किस तरीके की है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुल हो पाती है। अब हम इसको पढ़ रहे हैं पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन का तात्पर्य जैसे हमारे पीएसयूज हैं उनसे भी हम ले सकते हैं, साथ में हम ले सकते हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, उसमें काम किस तरीके से हो रहा है हम उसको भी इस चीज़ से समझ सकते हैं, और एक देश किस तरीके से चलता है हम उससे भी इसको समझ सकते हैं, राइट। जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, जिस तरीके से वो जवाब देते हैं बिल्कुल एकदम से फ्रंट पे, तो उससे हमारा जो देश है वो एक अलग ही तरह से निखर के आया है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारी लीडरशिप कैसी है, राइट। तो इनकी ट्रेनिंग, स्किल, मैन पावर प्लस क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, सिस्टम किस तरीके से चल रहा है ना, पीएम कौन है, वो किस तरीके से अपने साथ में लोगों को लेके चल रहा है, ये इसी तरीके से डिपार्टमेंट, उसका हेड कौन है, क्या काम है, इस तरीके से पूरा ये सिस्टम वर्क करता है। अब देखिए, अब इसके जो शब्द ये जो है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी मीनिंग को हम लोग समझते हैं। इसको अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो रिक्रूटमेंट एक्टिविटी से लेके जो रिटायरमेंट प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, वो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया था, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन का पूरा जो ओवरऑल जो इफेक्टिवनेस होता है वो पूरा का पूरा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पे निर्भर करता है। जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट 1963, इन्होंने यूके में है ये, और इसने 1963 में इसकी एक डेफिनेशन बताई थी पर्सनल मैनेजमेंट की, जिसको हम बड़ा, इसका पर्सपेक्टिव है एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बारे में इन्होंने कहा कि दैट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन विच इज कंसर्न विद द रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन के भीतर की तरफ किस तरीके से कार्य होता है, आपस में रिलेशनशिप कैसा रहता है, वो जो है वो पर्सनल मैनेजमेंट कहलाता है। इन्होंने इस बात को बोला। लेकिन ये छोटी है, इसके बाद क्या है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के साथ में क्या, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एक है ना, तो वो भी इसी के परव्यू में आएगा। अच्छा, इसके साथ में क्या, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को हम और तरीके से समझें कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस तरीके से काम करता है, तो वो जो है वो डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसीज उसके संबंध में काम करता है, जैसे कि मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, टर्मिनेशन, सभी इसके अंदर आता है।
ठीक है, इससे रिलेटेड पॉलिसी डेवलप करने के लिए एजुकेशन उनका कितना कैसे, उसके साथ में ट्रेनिंग, ठीक है ना, और करियर डेवलपमेंट कैसे होगा, जैसे प्रमोशन होता है, मतलब सीनियरिटी के बेसिस पे प्रमोशन होता है, आप अच्छा काम करते हो तब आपका प्रमोशन होता है, मेरिट बेसिस पे प्रमोशन होता है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होंगी, किस तरह से काम किया जाएगा, मेथड्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ रेम्यूनरेशन, वो सब चीज़ें क्या होगी, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, जैसे कि जो ऑफिसर्स वगैरह और जो मतलब बड़े जो डेजिग्नेशंस हैं वो मतलब आप एक बार लग जाते हो तो आपका वो रहता है, उसके बाद आप उसे घटा नहीं सकते हो, जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है इज नॉन वोटेबल इन पार्लियामेंट, ठीक है ना, तो वो इसी तरह से ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। फिर वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, एम्प्लॉयज़ की सर्विसेज वो किस तरीके से काम करेंगे। अच्छा, ये चीज़ क्या है कि ये कोई बहुत वैसा टॉपिक नहीं है कि जैसे नाम से हम समझें। आप किसी भी एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जिस तरीके का वो माहौल देखने को मिलेगा ना, वही होता है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। आप पोस्ट ऑफिस में चले जाओ, वहाँ जाके देखो, स्कूल में जाओ, स्कूल का जो स्टाफ जिस तरीके से काम कर रहा होगा वो उस स्कूल का पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने उसी तरीके से अपने यहाँ पे वैसे ही टीचर्स रखे हैं जो उनको चाहिए, जो उनका गोल है, ऑब्जेक्टिव है। अगर वो बहुत आगे जाना चाहते तो बहुत वेल क्वालिफाइड टीचर्स को रखेंगे, नहीं तो वो अपना मतलब काम चलाओ, ठीक है। तो जो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके देखिए, वहां से आपको पता चलेगा, जैसे बैंक में चले जाओ, आप किसी प्राइवेट किसी अच्छे बैंक में जाओ, या किसी देहात का जो लोकल कोई बैंक है आप उसके अंदर जाओ। लोकल बैंक मतलब वहाँ का जो एक तरीके से जैसे गाँव में कोई बैंक है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो वहाँ जाके देखो तो वहाँ पे कर्मचारी किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से वो लोगों से ट्रीट कर रहे हैं, ये पता चलता है कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी ट्रेनिंग और वो सब चीज़ें कैसे हुई हैं, राइट। इसके साथ में आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन। फॉर्मल रिलेशनशिप कैसा है, मतलब वो लोगों के साथ कैसे बात करते हैं, साथ में इनफॉर्मल रिलेशनशिप कैसा है, आपस में उनका व्यवहार कैसा है, कंसल्टेशन वगैरह बातें उनकी सब किस तरीके से हैं, ठीक है, बात कैसे करते हैं, लोगों को समझाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि मेरा एक्सपीरियंस अभी तो मैं अभी लेटेस्ट की तो नहीं बता रही हूँ, पर कुछ साल पहले जैसे आप गवर्नमेंट किसी बैंक में जाओ तो वहाँ पे कोई ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। अभी की लेटेस्ट मेरे को नहीं पता, मैं कुछ दिनों से भी बैंक में नहीं गई हूँ, पर गई हूँ, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले तक है ना, क्योंकि अभी एटीएम वगैरह से काम हो जाता है तो इतना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, और अभी हाँ, मैं एक गवर्नमेंट बैंक में, यस याद आया मुझे, अभी कुछ एक साल पहले के आसपास गई थी, मेरे को मेरा पासबुक जो है वो रिन्यू करवाना था, वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन एक गांव के क्षेत्र में मैं गई थी, वहाँ मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो डिपेंड करता है कि वो जो स्टाफ है वो किस तरीके से आया है, वो कैसे डील कर रहा है, राइट। यही है कार्मिक प्रशासन पूरा का पूरा। और इसके साथ में सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड नेगोशिएशन, अगर आपको कंप्लेन करनी है किसी के खिलाफ तो क्या होगा, वो सब कार्मिक प्रशासन के अंदर आएगा। ट्रिब्यूनल्स, कोर्ट्स, या फिर वहीं पर ही कोई बड़ा अधिकारी डील करे बातों से, ठीक है। तो इस तरह से अब हम एक नटशेल में देखें तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन, करेक्ट, उसकी प्लानिंग, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन, सारा कार्मिक प्रशासन का। ये जुड़ा होता है सोशल चेंज के साथ भी, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ अपग्रेडेशन की बात। 1950 में हम लोग आज़ाद हुए और उसके बाद जो चीज़ें थी, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन अलग तरह से वर्क करता था, ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे चल के और इस टॉपिक पे, वो अलग तरीके से काम कर रहा था। उसके बाद धीरे 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 समय के साथ में हम लोग एक मिक्स्ड इकोनॉमी से थोड़ा सा हम लोग कैपिटलिज्म की तरफ, मतलब प्राइवेट की तरफ को ज़्यादा इकोनॉमी झुकी, और हमारे कस्टम्स, रीति रिवाज, समाज में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के बाद बहुत सारा वो चेंज आया। उसके साथ में फिर मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो परिवर्तन आते हैं, देखिए एक संगठन जो होता है वो कैसे प्रभावित होता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस वो किस तरीके से चल रहा है, एक बात। दूसरा, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर है या जो उसे रन कर रहा है, मतलब जैसे कि जो लीडरशिप काम कर रही है, वहाँ की वैल्यूज़ क्या हैं, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, या फिर किसी भी संगठन की जो वैल्यू सिस्टम है वो, वहाँ का एनवायरनमेंट, प्लस वो जो व्यक्ति उस संगठन में गया है वो भी जाके उस संगठन को प्रभावित करता है, वो भी तो अपनी वैल्यूज़ और अपना एनवायरनमेंट साथ में लेके आता है ना, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या होता है कि लोगों की जो एस्पिरेशंस होती हैं उससे भी वो संगठन प्रभावित होता है और चेंज होता है, और उसी से जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी प्रभावित होता है, करेक्ट, वो भी चेंज होता है, उसका जो सिस्टम है, उसका जो काम करने का तरीका है वो भी चेंज होता है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ में काम करती हैं। इसके साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, समय समय पे जो प्रशासनिक सुधार किए जाते हैं वो इससे जुड़े हैं। साथ में पब्लिक रिलेशनशिप इन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मतलब भाई कोई भी ऑफिसर है,
मतलब सेक्रेटरी है या फिर डीएम है या फिर एक छोटा कोई क्लर्क या फिर कहीं किसी ऑफिस के अंदर कोई चपड़ासी, ये सब क्या है, किस तरीके से डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप क्या है इनका आपस में और जनता के साथ में, पब्लिक रिलेशनशिप कैसा है, ये सारा का सारा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग पता करते हैं और ये सिखाते हैं, अपग्रेडेशन होता है। ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये सही तरीके से बेस्ट की जाती हैं, किस वजह से, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, राइट। ट्रेनिंग जो होती है ये अच्छी समय के अनुसार जो सोशल चेंज है उसके अनुसार जो पॉलिसीज़ बनती हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। और किस लिए हम ये करते हैं, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पे इतना बल क्यों है, जिससे कि मैक्सिमम रिजल्ट आए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, और प्रॉफिट की वजह से देश में वेलफेयर होगा, और उसके साथ में कम से कम वेस्टेज मिनिमम वेस्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टाइम एंड एनर्जी एंड मनी एंड रिसोर्सेज, करेक्ट। जैसे कि अभी क्रायोजेनिक इंजन हमारा बन गया है, राइट। और इसके लिए एक व्यक्ति बड़े फेमस है, एक बड़े फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर नम्मी नारायण, और उनके साथ फिर क्या हुआ ये हमें पता है, करेक्ट। तो इससे क्या हुआ, अगर ऐसी घटना होती है तो इससे मनोबल टूटता है, कार्मिक प्रशासन का मनोबल टूटता है। अभी क्या है, कार्मिक प्रशासन का मनोबल बढ़ा हुआ है, करेक्ट, अगर हम इस फील्ड की बात करें तो। और ये करने के लिए एक और तरीका है पोस्ट कॉर्प, जो कि ल्यूथर गुलिक ने दिया था, आप लोगों को पता होगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ठीक है ना, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द better functioning of the organization, for getting efficient and effective results and maximum utilization of resources can be possible। ठीक है, अब इसके बात करते हैं हम लोग नेचर ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की। इसकी प्रकृति कैसी है, देखिए जैसे कि मैंने भी बताया है, एनवायरनमेंट जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का वो तय करता है कि उसकी प्रकृति किस तरीके से होगी, और जो एनवायरनमेंट है वो जो है वो प्रभावित होता है रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एक तरह से चेंज के साथ में। जिस तरीके से समय में परिवर्तन हो रहा है, समाज में परिवर्तन हो रहा है, जो चेंज आ रहा है सिस्टम के अंदर, उससे वो एनवायरनमेंट प्रभावित होता है। अब वो चेंज किस तरीके से, सोशल चेंज कैसे, जैसे कि पहले मतलब कुछ ही लोग जो प्रिविलेज्ड भी कह लीजिए, या फिर जिन्हें पता था डेवलपमेंट के बारे में, जो पढ़े लिखे थे, वही सिस्टम में जाते थे। लेकिन धीरे धीरे रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा के SC ST और अब तो EWS भी आप मान लीजिए, ठीक है ना, वो गरीब तबका जो कि आता जनरल के अंदर है लेकिन है वो EWS में, ये लोग सिस्टम में जाते हैं, तो इससे सामाजिक परिवर्तन होता है, एक जगह का परिवर्तन होता है, वहाँ की सोच का परिवर्तन होता है, करेक्ट। इसके साथ में बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं वो भी अब सिस्टम में जा रहे हैं इतने सालों से, इससे भी परिवर्तन होता है। फिर बहुत ज़्यादा हायर एजुकेटेड पीपल, क्योंकि अभी एजुकेशन पे हमारे देश में तो शुरुआत से ही बहुत बल है, जब शादी होती है तब भी पूछा जाता है कि कितनी पढ़ी लिखी लड़की है, कितना लड़का पढ़ा हुआ है, तो हमारे यहाँ पे एजुकेशन का बहुत बल रहा है समाज में शुरू से ही। अभी एजुकेशन के और ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स खुल रहे हैं, है ना। वैदिक काल तो एक तरह से गोल्डन काल था, लेकिन हम आज के समय की बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्स, तो हायर एजुकेटेड जो पीपल और हैं वो सिस्टम में जा रहे हैं, उससे वहाँ की सोच प्रभावित हो रही है, और औरतें जा रही हैं तो उससे भी वो प्रभावित हो रहा है व्यवस्था, कार्मिक प्रशासन। जैसे कि पुलिस के अंदर जो कांस्टेबल्स वगैरह हैं, अभी कुछ सालों से उनकी भर्तियां बहुत ज़्यादा हुई हैं। इसके साथ में फोर्सेस में वहाँ पे जो विमेन एम्पावरमेंट है वो बहुत बढ़ा है। तो इससे क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज होती है, जो पूरा जो प्रोसीजर है वो उसका चेंज होता है, एनवायरनमेंट, उसकी प्रकृति है ना, वो सब चीज़ें उससे प्रभावित होती हैं। फिर पॉलिटिकल चेंज इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पॉलिटिकल चेंज के आसपास ये सारी चीज़ें दे आर ऑल इंटर रिलेटेड टूवर्ड्स ईच अदर। सोशल चेंज, पॉलिटिकल चेंज ज़्यादा, और फिर इकोनॉमिक चेंज, सत्ता में किस तरीके के लोग हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से देखते हैं, ठीक है, और वो करना क्या चाहते हैं, उसी के हिसाब से वो फिर नई नई नीतियाँ लेकर आते हैं, करेक्ट। इसके बाद आता है इकोनॉमिक चेंज। इकोनॉमिक चेंजेस कैसे हैं, जैसे कोविड के बाद में अर्थव्यवस्था बहुत देशों की ढह गई है ना। प्रेडिक्शन ये था कि भारत की भी ढह जाएगी, हालांकि थोड़ा सा एक तरीके से धीरे धीरे चल रही है, पर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। वेलफेयर प्रोग्राम, इस पर बहुत बल है, जैसे कि 80 करोड़ के आसपास लोगों को खाना दिया जाना, वो पैसा कहाँ से आया,
ठीक है। तो ये सब क्या है, इकोनॉमिक चेंज, समय के अनुसार जो परिवर्तन होता है। जैसे गैस के ऊपर पहले सब्सिडी थी, बहुत लोग इसके बारे में बात करते हैं, पहले सब्सिडी थी, सिलेंडर इतने का मिल जाता था, बिल्कुल ठीक बात है, और सरकार आधा पैसा देती थी, मतलब सब्सिडी मिलती थी, सॉरी। लेकिन अभी क्या है, अभी सिलेंडर महंगा है, लेकिन सहूलियत ये है कि आप एक फ़ोन करो घर पे आ जाएगा। पहले क्या लाइन लगती थी, कई कई दिन पहले बुकिंग होती थी, उसका भी बेनिफिट था कि पैसा कम देना पड़ रहा था आपको। और आज के समय में बात करें तो ठीक है, डबल पैसा आप दे रहे हो, लेकिन सिलेंडर जो है इतना ऐसा है कि आप फ़ोन करो और 10 मिनट के अंदर गैस एजेंसी से आपके घर में आ जाएगा। तो वो उसके अनुसार उस समय पे चेंज हुआ था। उस समय पे जब ये सब्सिडी और ये सब चीज़ें लागू करी थी, वो उस समय की आवश्यकता होगी। आज के समय पे ये इस समय की आवश्यकता है, सरकार को जो लगा, उन्होंने जिस पॉलिसी को लागू करा, राइट। अच्छा, इसके साथ में फिर क्या नेचर जो होता है, जो हमें पता चलता है किसी भी एनवायरनमेंट का या एनवायरनमेंट से प्रभावित पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का, कैसे, इसके साथ में जैसे मैं आपको बता रही थी, लोगों की डिमांड्स जो सिस्टम के अंदर जाती हैं, ठीक है, पीपल्स एस्पिरेशंस, ठीक है। इसके साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम किस टाइप का कर रही है, लाइन एजेंसी है या स्टाफ एजेंसी है। लाइन एजेंसी, स्टाफ एजेंसी और ऑक्सिलरी एजेंसी, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, ये क्या होती हैं आप जाके वहाँ पे इसको डिटेल में समझ सकते हैं। पर लाइन एजेंसी जो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है वो लाइन एजेंसी। स्टाफ एजेंसी मतलब जो उसको सपोर्ट करती हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूडी, है ना, और ये इस तरीके से। और ऑक्सिलरी होती है हाउसकीपिंग, जो मटेरियल और ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो कौन सी एजेंसी है, उसी के अनुसार वहाँ का प्रशासन डेवलप होता है, राइट। फॉर्मल और इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर का, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का, वो उससे प्रभावित होती है। देखिए, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वहाँ सिंपल फंक्शन परफॉर्म करेगी, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी तरीके से काम करेगा, प्रकृति उसकी ये है। और इंट्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है, तो उसमें इंट्रिकेट फंक्शंस होंगे और वो उसी तरीके का फंक्शन परफॉर्म करेगी, उसी तरीके की वहाँ पे लोगों की ट्रेनिंग होगी। जैसे कि रो रिसर्च एनालिसिस विंग, टीवी में तो ये दिखाया जाता है कि वो जेम्स बॉन्ड जैसे दिखाते हैं, है ना, 8 पैक एब्स या 6 पैक एब्स, इस तरीके से। लेकिन रो का एजेंट क्या ऐसा होता होगा? अभी यहाँ को कोई आपके सामने को कोई निकल के जाओ और आप एकदम से प्रभावित हो जाओगे, जैसे टीवी में दिखा रहे हैं, मूवीज़ के अंदर दिखाया जा रहा है, नहीं। रो का एजेंट ऐसा होगा कि जो बिल्कुल हमारे जैसा, आम आदमी के जैसा, करेक्ट, मतलब लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर नहीं। वो इंट्रिकेट एजेंसी है, उसके फंक्शंस भी वैसे ही इंट्रिकेट हैं। और एक सिंपल कोई और एक ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटा स्कूल ले लीजिए आप, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, छोटा स्कूल, उसी के हिसाब के वहाँ के टीचर्स, प्ले स्कूल, वैसे ही बच्चे आ रहे हैं और उसी के हिसाब के वहाँ का जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, करेक्ट। अब इसका इवोल्यूशन और डेवलपमेंट कैसे हुआ, देखिए, इसके जो मतलब ये जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो शब्द का जो विकास है, वो एक तरीके से इसका ज़्यादा जो इसको बल मिला वो यूके से मिला, ठीक है। लेकिन ये जो टर्म है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन या पर्सनल मैनेजमेंट, इस टर्म को जो है वो टेलर ने, साइंटिफिक मैनेजमेंट यूएसए के थे, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी, करेक्ट। इसके बारे में भी बात करेंगे। टेलर ने बोला था ना, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग ए जॉब, तो वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग ए जॉब, और उसके बाद वो रिक्रूटमेंट की बात भी साइंटिफिक बेसिस पे करते हैं, करेक्ट। तो ये पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआती होगी ना अच्छी तरीके से। और अगर मैं इसको और अच्छी तरह से आपको समझाऊं, तो अगर हम अपने भारतीय उसमें बात करें तो कौटिल्य ने जब वो मतलब रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, तो न्यायाधीश कैसा व्यक्ति होना चाहिए, उसमें ये गुण होने चाहिए, ये टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। कोई अगर पुलिस में जा रहा है ना, तो उसमें ये गुण होने चाहिए, और ये मतलब अगर वो इस टाइप का व्यक्ति है तो उसको ये पोस्ट नहीं दी जाएगी, इस तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा उसका वर्णन किया है कौटिल्य ने, करेक्ट। तो हम इसको भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद भारत में क्या है, भारत में ये धीरे धीरे हुआ, इसको हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे अभी। शुरुआत में क्या था, हुआ कैसे, अनसिस्टमेटिक रिक्रूटमेंट तरीका था। हालांकि ओपन सिस्टम मेरिट का हमारा 1853 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन वो धीरे धीरे करके चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी बहुत अनसिस्टमेटिक था। और उसके बाद मतलब लेबर अनरेस्ट बहुत होते थे, ट्रेड यूनियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन वाली स्थिति थी,
इसकी वजह से कई बार क्या लेबर अनरेस्ट हो जाते थे और उसकी वजह से लॉस ऑफ प्रोडक्शन वगैरह होता था। उसके बाद इस चीज़ पे ध्यान दिया जाने लगा। ठीक है, अब इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। एच.एल. गैंट, इन्होंने कहा इट इज़ नॉट इनफ टू टेल द वर्कर हाउ टू डू अ जॉब। ये ज़रूर मतलब सिर्फ यही काम नहीं है कि आपको ये काम करना है, बट इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू प्रमोट द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू डू अ जॉब। हमें कोई व्यक्ति को सिर्फ यही नहीं बताना है कि आप इस काम को कीजिए, ऐसे इस काम को कर लो, लेकिन वो उस काम को और अच्छे तरीके से कैसे करे और वो करना चाहे उस काम को, ये इंपॉर्टेंट होता है। एक एग्जांपल है, जैसे घर में काम वाली आती है, मतलब हेल्प आती है आपके घर में कोई काम करने के लिए, तो हर एक घर में काम अलग तरीके से होता है। आप उसको पहले सिखाते हो, उसको तनख्वाह भी उसी के हिसाब से देते हो। वो घर में फिर आती है तो वो किस तरीके से अच्छे से उस काम को करे, एक बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि वो आना चाहे आपके यहाँ काम करने के लिए। आप टाइम पे उसको पैसा दे रहे हो, त्योहारों पे उसको थोड़ा सा बोनस दे देते हो या कुछ गिफ्ट दे देते हो, तो वो खुश हो जाती है। यही ये बात है, यही पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है। करेक्ट। इसके बाद MP फॉलेट, बहुत बड़ी थिंकर हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। उन्होंने जो है ट्रेनिंग पे और जो डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स है मैनेजमेंट पे, उस पर उन्होंने बल दिया है। अच्छा, इसके बाद जो है एक तरह से एल्टन मेयो के आने के बाद जो है पूरा का पूरा जो कार्मिक प्रशासन है वो बिल्कुल बदल गया, क्योंकि टेलर थे और टेलर के साथ में फेयोल, इन लोगों ने तो पूरा एक साइंटिफिक मैन की बात करी। साइंटिफिक मैन मतलब वो प्रभावित होता है, कोई भी व्यक्ति सिर्फ पैसे से प्रभावित होता है और मशीन की तरह होता है और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करता है। एल्टन मेयो ने इस बात को बिल्कुल पलट दिया। एल्टन मेयो ने बोला कि नहीं, वो पैसे के अलावा भी और चीज़ें हैं, रिवॉर्ड्स, प्रेज, जिससे वो प्रभावित हो सकता है। आप एक बार उसके कमर पे हाथ करके पैट कर दो, बहुत अच्छा काम किया, उससे भी वो खुश होता है और अच्छा काम करता है। दूसरा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। करेक्ट। इसके साथ में फिर दुनिया के अंदर जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब फैक्ट्रीज के अंदर जो काम करना शुरू हुआ। देखिए, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन उससे नहीं है, इसका मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से भी है, इसका मतलब इंडस्ट्रियल जो एक तरीके से इंडस्ट्रीज हैं उससे भी है, इसका मतलब लेबर यूनियन से भी है, मतलब कर्मचारी हो, कोई भी कर्मचारी, उससे इसका मतलब है। और इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो भी इसी तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ है। शुरुआत में फैक्ट्रीज में, धीरे धीरे करके वो चीज़ प्रशासन में अपने अलग तरीके से हुआ। फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये जो आया है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये प्राइवेट में भी था, पब्लिक में भी था, दोनों की अच्छी चीज़ों को मिला के फिर एक नई तरीके से कुछ स्किल्स और कुछ प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए। करेक्ट। शुरुआत में इंडस्ट्रीज में डेवलप हुए, उनको फिर हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लेकर आए। राइट। कुछ लोगों ने बोला पब्लिक और प्राइवेट है ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन तो एडमिनिस्ट्रेशन है। आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में आई होप पता ही होगा। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, बहुत सारी जनता की डेथ हुई। उसके साथ में फिर क्या हुआ, फैक्ट्रीज बंद हो गई, लॉस ऑफ प्रोडक्शन हुआ। इसके साथ में एक दूसरी चीज़ 1929 के अंदर जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, उससे भी मतलब क्या है कि लॉस ऑफ प्रोडक्शन है। तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इन्होंने सोचा कि हम अपने प्रोडक्शन को आगे कैसे बढ़ाएं, अब हम क्या करें जिससे कि प्रोडक्शन और बढ़े, लोगों को हम कैसे आकर्षित करें कि वो आके हमारे यहाँ पे काम करे। करेक्ट। तो उससे नई नई पॉलिसी डिवाइस की गई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि मैनेजमेंट, उससे ये बात समझ में आई कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन। पहले प्रोडक्शन पे ज़्यादा बल था, मानव को तो कोई पूछ ही नहीं रहा था, है ना, पैसा जितना कमा लिया जाए। लेकिन फिर ये समझ में आया कि नहीं भैया, पहले आदमी को भी मैनेज करना ज़रूरी है, तभी जाके पैसा भी कमाया जा सकता है अगर इंसान मैनेज हो जाए तो। फिर इस पे एक रॉयल कमीशन आया था भारत के अंदर, अगर हम बात करें, रॉयल कमीशन आया था हमारे यहाँ ऑन लेबर पे, अपॉइंटमेंट ऑफ लेबर ऑफिसर्स की बात हुई। 1931 से ज़्यादातर सभी डिपार्टमेंट्स में जो है लेबर ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए। ये किस वजह से किए गए, जो भी ग्रीवियंसेस होते थे उनको सेटल करने के लिए और हार्मनी को प्रमोट करने के लिए फैक्ट्री के अंदर। राइट। इसके बाद 1941 से ट्राईपैराइट लेबर कॉन्फ्रेंस 1941 में ये हुई थी। इसमें तय किया गया कि किस तरीके से जो लेबर मतलब है वो उनको किस तरीके से मतलब काम करवाना चाहिए, उनके टर्म्स एंड कंडीशन, सैलरीज, रेम्यूनरेशन, सारी की सारी चीज़ें, प्रिविलेजेस सब क्या होंगे। प्रिविलेजेस तो ऑफ कोर्स नहीं मिलते, लेकिन फिर भी क्या होंगे इसमें। गवर्नमेंट ऑफिसर्स उस समय के, साथ में लेबर यूनियन के जो वो थे, और साथ में जो इंडस्ट्रीज़ थी उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वे इसमें शामिल हुए थे। 1948 के अंदर आया फैक्ट्रीज एक्ट। ठीक है, 1948 में साथ में दूसरी और चीज़ हुई कि फैक्ट्रीज के अंदर एक पर्सनल ऑफिसर को लगाया गया। ये पर्सनल ऑफिसर आज के समय का आप कह लीजिए HR। इसका काम क्या था, जैसे लेबर वेलफेयर की देखना, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें ये करता था।
ठीक है ना। जैसे एचआर कोई भी प्रॉब्लम है आप जाके उससे बात कर सकते हो, अपनी सब मतलब कोई भी इशू है आपका जॉब से रिलेटेड कुछ भी, आप जाके उससे बात कर सकते हो। तो ये 1948 से हमारे यहाँ इसकी शुरुआत हुई। अब देख लीजिए स्कोप और नीड की अगर हम बात करें, अच्छा ये जो टॉपिक है ये है तो बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन अलग अलग तरीके से इन्होंने इसको समझा रखा है, ठीक है। अच्छा स्कोप और नीड की जो अगर हम बात करें तो जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये कंटिन्यूअस और अपडेटेड मैनेजीरियल इनपुट्स है हर एक लेवल पे। टाटा इंडस्ट्रीज़ की जो मैं बात कर रही हूँ काफ़ी पुरानी इंडस्ट्री है, जब ये शुरू हुई होगी उस समय इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे वो सब अलग होंगे, जो इनके रिक्रूटमेंट की पॉलिसीज़ होंगी वो अलग होंगी। 1950s के आसपास सब कुछ अलग होगा और अब जो है वो बिल्कुल अलग है। जैसे कि आप एक चीज़ को और समझिए, बहुत सारी हमारे यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है पीएसयूज़ का, ठीक है। कारण क्या था, पीएसयू का मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब वो एक तरह से सरकार का एक उद्यम है जिससे कि प्रॉफिट आना चाहिए, लेकिन लॉस आ रहा था। कर्मचारी भी हैं, तनख्वाह भी दी जा रही है बहुत बढ़िया, लेकिन लॉस हो रहा है। उसके बाद क्या किया, बहुत सारा डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। अभी करंट जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एयर इंडिया का, बहुत सारी चीज़ें उसमें गड़बड़ थी, उसको वापस से टाटा को सौंप दिया गया, सही है। तो क्या है, समय के अनुसार सरकार, जैसे कि एनपीएम में हम बात करते हैं बच्चों, एनपीएम में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट मतलब 3 इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। सरकार का काम ये चीज़ें होनी चाहिए, और सरकार का काम क्या है, वो काम करना नहीं है, काम करवाना है। कैटेलिटिक गवर्नमेंट, सरकार के पास बहुत मुद्दे हैं काम करने के लिए, तो कैटेलिटिक गवर्नमेंट, राइट। समय के अनुसार ये सब चीज़ें बहुत बदली हैं सिस्टम के अंदर, करेक्ट। तो यही है कि जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या है, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, कैसे वो आएगा सिस्टम में, किस तरीके की वो सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका रिटायरमेंट तक का जो पूरा का पूरा, रिटायरमेंट के बाद का भी सारा का सारा जो तय होता है, और समय समय पे जो इन सर्विस ट्रेनिंग अपग्रेडेशन, इन सर्विस ट्रेनिंग अपग्रेडेशन, ये जो समय समय पे चलता रहता है, ये सब है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके साथ में क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग डिज़ायरेबल वर्किंग रिलेशनशिप, ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत समय पे बहुत ऐसे हुआ है, जैसे कि कोटा आप लोग जानते होंगे राजस्थान, उसमें एक फैक्ट्री थी जेके फैक्ट्री, बहुत बड़ी बहुत बढ़िया फैक्ट्री थी। उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है यूनियनबाजी। हालांकि हो सकता है ये सुनने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बोले, जिन मेरे इस वीडियो को सुने, कि आप तो यूनियनों के खिलाफ बोल रही हो। नहीं, क्योंकि मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, मेरे कुछ रिलेटिव्स उसमें काम करते थे, है ना, और सुबह का नाश्ता भी वो लोग वहीं से ढोके ला रहे हैं। कोई कोई तो ऐसे होते थे कुछ लोग, क्योंकि बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, आधे से ज़्यादा कोटा उसी पर डिपेंडेंट था, ठीक है। तो वो लोग रात रात में, कई लोग तो ऐसे थे जो रात में ड्यूटी लगवाते थे, और रात में जो वहाँ पे माल बनता था, मतलब शायद वो जो फैक्ट्री थी वो मतलब धागे या कुछ इस तरीके की फैक्ट्री थी, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, तो रात रात में माल को बेच देते थे मिल के अंदर खाने। उसको इतना लॉस हुआ वहाँ के ओनर को, और उसने वो फैक्ट्री आखिरकार बंद कर दी। इतना ज़बरदस्त उसको सेटबैक लगा था इस चीज़ से, और उसके बाद जब उसने इन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करी तो यहाँ पर यूनियनबाजी खड़ी हो गई, सही है। तो देखो क्या है कि ये चीज़ें दोनों तरफ से चलती हैं। कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन ज़रूरी होते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टनेस के साथ में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आप उसको पर्क्स दोगे तो लोग अच्छे से काम करते हैं। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, राइट। तो क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग डिज़ायरेबल वर्किंग रिलेशनशिप, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाएगा, या फिर बहुत फ्री हैंडली चीज़ों को छोड़ दिया जाएगा, तो गवर्नमेंट को लॉस होगा। एग्जाम्पल एयर इंडिया, करेक्ट। तो अब आते हैं एआरसी पे। हमारे यहाँ जैसे कि अभी 2 एआरसी, 1966 और दूसरा 2005, वीरप्पा मोइली इसके जो अध्यक्ष थे। अच्छा, जो फर्स्ट था मोरारजी देसाई। अच्छा, इसमें क्या था, इसमें जो बल दिया था उस समय के हिसाब से, देखिए 1966 की बात है, उस समय पे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से इन्होंने जो बल दिया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सिटीजन ग्रीवियंसेस क्या, और प्लानिंग मशीनरी पे इन्होंने बल दिया। अब जो 2005 में सेकेंड एआरसी आया, उसने किस पे बल दिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन। उसके साथ में ह्यूमन एंड सोशल कैपिटल, लोकल गवर्नेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्राइसिस मैनेजमेंट एंड ई गवर्नेंस, इन्होंने इस चीज़ पे बल दिया। देखो दोनों चीज़ों में फ़र्क हो गया ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आ गई है, डिजिटलाइजेशन आ रहा है, ठीक है ना। ह्यूमन एंड सोशल कैपिटल क्योंकि ये एक ह्यूमन रिसोर्स बन चुका है, उस पर बल दिया। लोकल गवर्नेंस पे, किस तरीके से काम हो सकता है उस पर, ठीक है ना। कैपेसिटी बिल्डिंग, एक किसी भी फैक्ट्री को या किसी भी संस्था को आप किस तरीके से उसे बढ़ा सकते हो आगे। क्राइसिस मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, अभी देखा जैसे कि बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, उसको कैसे फिर हैंडल करना है। और ई गवर्नेंस, सब कुछ पेपरलेस गवर्नमेंट की तरफ सरकार बढ़ रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो ये डिपेंड करता है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन समय के अनुसार चेंज होता है, राइट। अच्छा, इसमें और क्या ज़रूरत है, नीड टू इनोवेट,
समय के अनुसार उसमें इनोवेशन होना चाहिए, वरना चीज़ें स्टेगनेंट हो जाएंगी। जैसे एयर इंडिया में क्या है, समय के अनुसार परिवर्तन नहीं हुआ, जो होना चाहिए था, इसी वजह से लॉस हुआ, राइट। उसके और ऐसा नहीं है, बहुत सारे PSUs ऐसे हैं जो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, जैसे HAL है ना। HAL को एक तरीके से कहा जाता था ये तो कुछ नहीं करेगा, उसका मजाक भी उड़ाया गया, ठीक है। लेकिन अभी HAL को देखिए अब कितना बढ़िया काम हो रहा है वहाँ पे, राइट। तो ये डिपेंड करता है किस तरीके का आपने वहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, और उसके बाद उसी के हिसाब से पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन आपने किस तरीके से चेंज किया है, उसी से फिर मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट होता है और मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिजल्ट होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है, राइट। और फिर कोऑर्डिनेशन बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, यही है पूरा का पूरा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आके ये ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग इससे जुड़े हुए जो दूसरे कंसेप्ट्स हैं उनको समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी रीडिंग।